हाय हेलो एवरीवन। सो एंजल वन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं कंपनी के। तो ऑफ कोर्स उसको भी कवर करेंगे। स्टॉक में भी सॉलिड अप ट्रेंड देखा हमने, 18-19% स्टॉक ऊपर बंद हुआ। देन उसके साथ में मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल हुआ है उसके क्या की पॉइंट्स रहे हैं, एंड आगे यहाँ से कैसा आउटलुक लगता है बिजनेस का, और स्टॉक से कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। सो एंजल वन का स्टॉक अगर हम देखें तो अच्छा रिवॉर्ड मिला स्टॉक को। मतलब याद नहीं आता कि लास्ट टाइम कब इस तरीके का एक सॉलिड अप ट्रेंड देखा था हमने इसके स्टॉक के अंदर। इस साल की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स स्टॉक का जो हाई है वो अराउंड 4,000 के आसपास का स्टॉक ने हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंट डिक्लाइन हमको देखने को मिला इसके स्टॉक के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जब इसने हाई लगाया अपना 4,000 के आसपास का, एंड अभी 2 महीने पहले स्टॉक ने अपना लो लगाया था 2,050 रुपीज के आसपास। आज करंटली हम बात करें तो वहां से 50% से भी ज्यादा का अपसाइड दिखा चुका है स्टॉक। लेकिन इतने सारे ड्यूरेशन के बीच में फंडामेंटली बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। अगर आप एंजल वन का बिजनेस अगर आप देखोगे तो जो हमने ट्रैक किया था 3-4 क्वार्टर पहले, जब स्टॉक 4,000 के आसपास था, जब हमने लास्ट क्वार्टर में ट्रैक किया जब स्टॉक लगातार गिर रहा था, एंड जब हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो फंडामेंटली बिजनेस में कुछ ऐसा बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। बिजनेस तब भी अच्छा कर रहा था, आज भी अच्छा कर रहा है, एंड वैसा ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है बिजनेस का। सो इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि सिर्फ नंबर्स ट्रैक करके या फिर किसी बिजनेस का परफॉर्मेंस देख करके हम डिसीजन नहीं ले सकते इन्वेस्टिंग का। हमको समझना होगा कि उस नंबर के पीछे की स्टोरी क्या है, एंड मार्केट में कैसा सेंटिमेंट चल रहा है उस बिजनेस के अराउंड, बिकॉज उससे हमको हेल्प मिलेगा कि हम बेटर डिसीजन ले पाए अपने पोर्टफोलियो के अराउंड। अदरवाइज क्या होगा, हम सिर्फ नंबर्स ट्रैक करेंगे, नंबर्स हमें अच्छा दिखेगा एंड हम अपना एलोकेशन बढ़ाते जाएंगे, बट अल्टीमेटली अगर कुछ उसका नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है तो डेफिनेटली वहां पे रिटर्न नेगेटिव होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे। तो जैसे एंजल वन में हमने देखा था, लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी लगातार मार्केट शेयर भी गेन कर रही है, लेकिन इनकी अनसर्टेनिटी क्या थी, तो इनमें दो प्रॉब्लम था। पहला तो एक जो छोटा सा इशू ये था कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अगर आप इनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट ट्रैक करोगे तो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से कंपनी का जो मार्जिन है उसमें एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला था। पहली बार थर्ड क्वार्टर में इस कंपनी के मार्जिन जो है वो 40% से कम हुए थे। देन उसके बाद फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा और इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि आईपीएल का स्पॉन्सरशिप का थोड़ा सा कॉस्ट इनको पे करना पड़ा। देन फर्स्ट क्वार्टर में जहां पे इनको जो बड़ा पेमेंट था आईपीएल स्पॉन्सरशिप का वो पे करना था, उसकी वजह से मार्जिन और ज्यादा इम्पैक्ट हो गए। तो 3 क्वार्टर लगातार कंपनी का मार्जिन एक तो इम्पैक्ट हो रहा था। दूसरा, जो पिछले काफी टाइम से मार्केट में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि सेबी लगातार जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है एफ एंड ओ की तरफ उसको लेकर के कंसर्न है, एंड बहुत हाईली एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है एफ एंड ओ वॉल्यूम को कम करने के लिए सेबी। अब पिछले क्वार्टर में एक एक्शन तो सेबी ने ऑलरेडी ले लिया था, ट्रू टू लेबल वाला, जिसमें जितने भी ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जिनकी तरफ से बहुत ज्यादा वॉल्यूम जाता है एफ एंड ओ के अंदर, ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर, उनको एक्सचेंज की तरफ से डिस्काउंट मिलता है। तो सेबी ने एक्सचेंज को वो डायरेक्टली मना कर दिया था कि उस तरीके का डिस्काउंट वो ना दे, एंड एक यूनिफॉर्मिटी लेकर के आए सारे प्लेयर्स के बीच में। सो उससे ऑफकोर्स ये जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स थे आपके, एंजल वन, ग्रो, जीरो था, जो बड़ा वॉल्यूम लेके आते थे मार्केट में, उनकी इनकम पे इम्पैक्ट हुआ। अराउंड 8% से 10% का एवरेज इम्पैक्ट रहा इन सारे बड़े प्लेयर्स का, जीरो था, ग्रो, एंजल वन की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी डिसीजन ले चुका था। दूसरा पॉइंट क्या था कि एक और डिस्कशन चल रहा था कि सेबी एफ एंड ओ के लिए भी काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेकर के आ सकता है, लॉट साइज को बढ़ा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरीज कम कर सकता है, और भी कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेकर के आ सकता है, जिससे ये सारे ब्रोकर जिनका बड़ा पार्ट जो है रेवेन्यू का जो एफ एंड ओ से आता है वो बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से हम देख रहे थे कि लगातार एंजल वन के स्टॉक को ठीक ठाक पनिश मिल रहा था मार्केट से। ऑल्दो बिजनेस अच्छा कर रहा था, स्टॉक लगातार डिक्लाइन कर रहा था इस एंजल वन का। अब क्या हुआ है, तो अब एक चीज ये हुई है कि वो जो अनसर्टेनिटी थी वो उस पर काफी ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी है सेबी की तरफ से। जो हम सुन रहे थे वो ऑलरेडी वो रेगुलेशन लेकर के आ चुके हैं। लॉट साइज उन्होंने बढ़ा दिया है, एक्सपायरीज, वीकली एक्सपायरीज, मंथली एक्सपायरीज उन्होंने कम कर दी हैं, प्लस और भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए उन्होंने। सो इस चीज पे तो अब आप बोल सकते हो कि मतलब एक क्लियर मिल चुका है कि जो एक अनहोनी का डर था वो अब क्लियर हो चुका है, वो एक्शन सेबी की तरफ से आ चुका है। दूसरा जो पार्ट था
कि मैनेजमेंट इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, बिजनेस कैसे इसको मैनेज करेगा। सो उसकी तरफ से ऑल्दो मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में भी जो हमने डिस्कस किया था, उन्होंने क्लियर किया था कि उनके पास बहुत सारे ऐसे ग्रोथ लीवर्स हैं जिसको यूज करके एक तो वो ट्रू टू लेवल वाले पार्ट को कम कर सकते हैं, उसका इनके बिजनेस पे जो 10% का इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको वो मैनेज कर सकते हैं। एंड फर्दर जो सेबी कुछ और रेगुलेशन लाएगा और भी चीजें यूज करके मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट थी कि उसको वो यूज कर सकते हैं, और भी लीवर्स वो यूज कर सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए। अब इस क्वार्टर में एक जो इनका रिजल्ट आया है उसमें कुछ एक पॉजिटिव साइन है, जिससे ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बिजनेस मॉडल की तरफ, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। दूसरा, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है, उन्होंने आगे का कैसा आउटलुक दिया है, उस पे भी हम बात करेंगे कि वहां से कैसा एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंजल वन का रिजल्ट देखते हैं सेकंड क्वार्टर का, कि कंपनी ने नंबर्स कैसे शो किए हैं। सो अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो ऐसा कुछ बहुत ऐसा अलग सा कुछ ऐसा चेंज आया नहीं है जो हम हर क्वार्टर में देखते हैं एंजल वन का, वैसा ही नंबर्स है। कंसिस्टेंटली इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन किया, चाहे वो ग्रोथ का नंबर हो, मार्केट शेयर का नंबर हो, हर एक पैरामीटर पे कंपनी की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन अगर आप देखोगे तो एक दो क्वार्टर पहले तक ऑन एन एवरेज कंपनी 20 से 25 लाख के आसपास अकाउंट एक्वायर कर रही थी, क्लाइंट एक्वायर कर रही थी एक क्वार्टर के अंदर। इस क्वार्टर में वो नंबर बढ़ करके 3 मिलियन हो गया है, मतलब 30 लाख के आसपास इन्होंने नए क्लाइंट एक्वायर करे हैं सेकंड क्वार्टर में। टोटल क्लाइंट बेस अगर आप देखोगे एंजल वन का तो 2.25 करोड़ के आसपास हो गया है। सो क्लाइंट बेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड अगर हम ट्रेडिंग नंबर्स देखें, इनकम नंबर्स देखें, तो इसमें भी कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है। मार्केट शेयर, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा याद नहीं आता कि जब से मैं एंजल वन को ट्रैक कर रहा हूं तब से कोई एक ऐसा क्वार्टर गया हो जहां पे कंपनी ने मार्केट शेयर लूज किया हो। कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता जाता है क्रॉस सेगमेंट्स, चाहे वो F&O हो, कैश हो, कमोडिटी हो, या डीमैट अकाउंट्स में मार्केट शेयर हो, तो उसमें भी कंपनी का लगातार मार्केट शेयर बढ़ रहा है। जो ट्रू टू लेवल वाला जो डिस्कशन था लास्ट क्वार्टर में, उसको लेकर के मैनेजमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, ये इन्होंने कुछ टाइम पहले ही अनाउंस कर दिया था, रिजल्ट के साथ में भी शेयर किया है। सो ये तीन चार इन्होंने बड़े चेंजेस किए हैं अपने मॉडल के अंदर चार्जेस को लेकर के। तो सबसे पहला चेंज क्या किया है कंपनी ने, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपनी ने जो इनकी कैश का सेगमेंट है उस पे इन्होंने फ्री ब्रोकरेज देना शुरू किया था, बिकॉज एसेट लाइट मॉडल है और मैनेजमेंट का कहना था कि हम इसको अच्छे तरीके से लेवरेज करना चाहते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को हम एक्वायर करें और अपना रिटेंशन भी बरकरार रखें उसके साथ में। तो इन्होंने कैश में फ्री ब्रोकरेज देना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कंपनी का मार्केट शेयर काफी ज्यादा बढ़ा था कैश सेगमेंट के अंदर। अब कंपनी ने क्या किया है, 1 नवंबर से ये सारा कुछ इफेक्ट होगा। सो कंपनी ने जो कैश के अंदर ब्रोकरेज है उसको 20 रुपए पर ऑर्डर कर दिया है, या फिर 0.1% जो आपका टर्नओवर रहेगा, इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा वो आपका ब्रोकरेज चार्ज होगा। तो कैश में इन्होंने ब्रोकरेज चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा, एएमसी चार्जेस भी कंपनी ने स्टार्ट कर दिए हैं, तो 60 रुपीज पर क्वार्टर कंपनी चार्ज करेगी नॉन बीएसडीए अकाउंट्स के लिए सेकेंड ईयर से। अब ये नॉन बीएसडीए अकाउंट क्या होता है, नॉन बीएसडीए अकाउंट बेसिकली जो आपके बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट्स होते हैं उनको नॉन बीएसडीए बोला जाता है। बीएसडीए अकाउंट का मतलब ये होता है जो जिन्होंने सिर्फ एक बेसिक डीमैट अकाउंट ओपन किया, मतलब उसमें मैक्सिमम जो उनका सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो 2 लाख तक ही होगी, मतलब 2 लाख से ज्यादा होल्डिंग वैल्यू वो रखेंगे नहीं अपने डीमैट के अंदर। तो उस मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो ज्यादा यूजेज नहीं होगा उस अकाउंट का, उसमें कंपनी कोई एएमसी चार्ज नहीं करेगी। लेकिन जो नॉन बीएचडी अकाउंट है कंपनी के पास में, मतलब जिनमें कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं है, आप कितनी भी होल्डिंग रख सकते हो, उसमें कंपनी 60 रुपीज चार्ज करेगी पर क्वार्टर चार्ज रहेगा ये। एंड जो इनका कॉन कॉल हुआ है आज, उसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली इस चीज को बोला है कि हमारे पास जो 3.25 करोड़ क्लाइंट्स हैं, उनमें मेजोरिटी क्लाइंट वो हैं जो नॉन बीएचडी अकाउंट्स है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट वो है जो नॉन बीएचडी अकाउंट है। तो उन अकाउंट से आपको क्वार्टरली 60 रुपीज का एएमसी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये इनका दूसरा चार्जेस है। इसके बाद कंपनी ने जो कैश कोलेटरल मार्जिन जो होता है उस पे कंपनी ने 12.5% पर एनम चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, अगर शॉर्टफॉल जो है मार्जिन का वो 50,000 से ज्यादा होगा। ये तीसरा चार्ज है। सिमिलरली एमटीएफ जो होता है आपका मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, जो ट्रेडर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उस पे भी कंपनी ने 15% चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है एनुअली। तो ये तीन चार चेंजेस किए हैं इन्होंने अपने मॉडल के अंदर कैश लेवल पे, जिससे क्या, चार्जेस लेवल पे, जिससे क्या होगा, मैनेजमेंट का बोलना है कि जो ट्रू टू लेवल वाला जो इम्पैक्ट था वो इससे मिटिगेट हो जाएगा, उसको हम निगेट कर देंगे। मतलब वो जो 8-10% रेवेन्यू हमारा आता था वहां से, उसको जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ना था वो यहाँ से मैनेज हो जाएगा हमारा।
इसके साथ में अगर आप देखोगे तो कैश डिलीवरी ऑर्डर, क्लाइंट फंडिंग बुक लगातार बढ़ता जा रहा है। सो ये एक पॉजिटिव चीज है। अब इंडस्ट्री में टॉप 3 जो ब्रोकर्स हैं, आपका ग्रो, एंजल वन एंड जीरो था, ये जो टॉप 3 ब्रोकर्स हैं, इनमें अभी तक ग्रो या जीरो था की तरफ से इस तरीके से कोई चार्जेस अभी तक नहीं बढ़ाए गए हैं। तो ये इन्होंने इनिशिएट लिया, एंजल वन ने इनिशिएट लिया है इस चीज के ऊपर। सो अब हमको देखना पड़ेगा कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं इस प्राइसिंग के ऊपर। दूसरा पॉइंट एक और जो पॉजिटिव आया है इनके रिजल्ट के अंदर, वो है इनका मार्जिन में एक्सपेंशन। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, ये 3 ऐसे क्वार्टर थे जहां पे एंजल वन के मार्जिन लगातार गिरे थे। इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो मार्जिन में एक सॉलिड एक्सपेंशन देखने को मिला है हमको। ऑफ कोर्स सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में आपका आईपीएल का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था, जो मैनेजमेंट ने भी क्लियर किया कि इसको एक्सक्लूड कर दें अगर, तो हमारा आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो उसी के अकॉर्डिंग इनका परफॉर्मेंस भी आया है। सेकंड क्वार्टर में मार्जिन में एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है, जो कि मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था। देन इसके साथ में जो इनके न्यू बिजनेसेस थे, इनमें भी 2 बड़े अपडेट्स आए हैं। तो एक तो जो इनका लैंडिंग प्रोडक्ट था, जो हम पिछले काफी क्वार्टर से सुन रहे थे कि मैनेजमेंट उसको टेस्टिंग मोड में रख रहा है, काफी सारी चीजें उसको ट्राई कर रहा है, अभी फाइनली वो लॉन्च हो चुका है, लाइव हो चुका है एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे। सो बेसिकली कंपनी ने लैंडिंग डिपार्टमेंट में 3 एनबीएफसीज के साथ में अभी टाई अप किया है, जिसमें एक आपका क्रेडिट सेशन करके कंपनी है, आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस है, एंड एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट। ये 3 एनबीएफसीज के साथ में इन्होंने लैंडिंग प्रोडक्ट के लिए टाई अप कर लिया है अपने प्लेटफॉर्म पे। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन एंजल वन ऑफर कर रहा है अब आज के टाइम पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट इनका लैंडिंग प्रोडक्ट का स्टार्ट हो गया है। सिमिलरली 3 बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ में भी इनका अभी डिस्कशन चल रहा है, पाइपलाइन में है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो अगला जो क्वार्टर आएगा थर्ड क्वार्टर में, ये 3 और कंपनीज के साथ में इनका टाई अप हो जाएगा। तो ये अब रैपिडली ग्रो करने के ऊपर फोकस है कंपनी का। ऑलरेडी सितंबर में अगर आप देखोगे तो 3.6 बिलियन का डिसबर्समेंट कर चुकी है, यानी अच्छा खासा ट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो गया इस प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा, एफडी वाला जो प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने स्टार्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। साउथ इंडियन बैंक, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, उत्कर्ष, सूर्योदय, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन 6 बड़े प्लेयरों के साथ में इन्होंने टाई अप कर लिया है एफडी प्रोडक्ट्स के लिए। एंड ये सारे अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े नाम है, बजाज फाइनेंस हो, उत्कर्ष हो, या साउथ इंडियन बैंक हो, या श्रीराम फाइनेंस हो। तो 6 बड़े प्लेयर्स के साथ में इन्होंने एफडी के लिए टाई अप कर लिया है। सो ये दोनों प्रोडक्ट अब इनके प्लेटफॉर्म पे लाइव हो गए हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि जो न्यू बिजनेसेस पे एंजल वन पिछले काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा था कॉन्स्टेंटली, फाइनली उनमें से 2 बड़े प्रोडक्ट अब लॉन्च हो चुके हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये आप देख सकते हो कि मतलब वन गो पे आप इनका प्लेटफॉर्म पे यूज करके लैंडिंग प्रोडक्ट में भी परचेज कर सकते हो, और सिमिलरली एफडी भी परचेज कर सकते हो। और एफडी के लिए एक और अच्छी पॉइंट क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपका कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए इन बैंकों में या इन एनबीएफसीज में। मतलब आपका अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है इन सारे बैंक्स एनबीएफसीज में, स्टिल आप एंजल वन के प्लेटफॉर्म से इनके एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये एक और एड ऑन एडवांटेज प्रोवाइड करता है इनके क्लाइंट्स को, इनके कस्टमर्स को। इसके साथ में मतलब एसआईपी रजिस्ट्रेशन पे एंजल वन का बहुत अलग लेवल का परफॉर्मेंस चल रहा है। कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि सॉलिड ग्रोथ आ रही है। इनिशियली तो हम बोल सकते थे कि चलो बेस बहुत छोटा है, बट अब भी जब बेस ये बढ़ता जा रहा है, स्टिल अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ आई है यूनिक एसआईपी रजिस्टर्ड में, मतलब जो नए एसआईपी रजिस्टर्ड हुए हैं। वाई वाई लेवल पे अगर हम देखें तो 3 टाइम ग्रोथ है ऑलमोस्ट ये यूनिक एसआईपी रजिस्टर्ड में। इसमें अच्छी बात क्या है कि 50% से ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे, वो एक से ज्यादा एसआईपी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्लाइंट अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं म्यूचुअल फंड का पूरा। सो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज हो गया। दूसरा, कंपनी का कहना है कि जो भी नया क्लाइंट हम ऑनबोर्ड करते हैं, 30 दिन से भी कम के टाइम में, मतलब 1 महीने से भी कम के टाइम में वो एसआईपी स्टार्ट कर देता है। यही मैनेजमेंट का विजन है। अगर आप एंजल वन के मैनेजमेंट का विजन देखोगे, जो पिछले 1-2 साल से लगातार इनकी मैनेजमेंट बोल रही है कि हमको एज अ ब्रोकर प्लेयर कंसिडर नहीं करना चाहिए मार्केट में, बिकॉज हम वो प्ले उस गेम में प्ले कर ही नहीं रहे हैं। हम हमारा गेम जो है वो अलग लेवल का है। हम लॉन्ग टर्म फोकस कर रहे हैं हमारे क्लाइंट के साथ में। हमारा वो फोकस ही नहीं है कि क्लाइंट को आज लाया, एक्वायर किया, फटाफट से एफ एंड ओ ट्रेडिंग कराया, एंड उसके बाद से दोबारा नए क्लाइंट पे फोकस कर दिया। इसीलिए कंपनी को अगर आप देखोगे तो पिछले 1-2 साल से कॉन्स्टेंटली ये इन सारे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रही है। सुपर ऐप पे इन्होंने इन्वेस्ट किया कि ये सारे प्रोडक्ट सर्विसेज ये ऐड करें, एंड इनके जो क्लाइंट है उसका रिटेंशन बढ़े।
सो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर 5 ईयर एक अच्छा खासा इनका रेवेन्यू जनरेट हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाए कंपनी के लिए। तो ये प्रोडक्ट कंपनी का लगातार काफी अच्छा कर रहा है, एंड इसमें मार्केट शेयर भी अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली कंपनी टॉप 2 प्लेयर्स में आती है इंक्रीमेंटल एसआईपीज के अंदर। देन वेल्थ मैनेजमेंट जो इनका प्लेटफॉर्म है, जहां पे कंपनी ने इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को इन्होंने हायर किया है, 15-15 20-20 साल का उनको एक्सपीरियंस है। सो इसमें भी इन्होंने हायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है, एंड ये बिजनेस इनका नेक्स्ट ईयर से लॉन्च होगा, नेक्स्ट ईयर से इसमें रेवेन्यू वगैरह आना स्टार्ट होगा। इसके अंदर इंटरेस्टिंगली एंजल वन जो है वो अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई सेगमेंट पे फोकस कर रहा है। सो बेसिकली अगर आप एंजल वन का क्लाइंट बेस देखोगे ब्रोकिंग में, तो वो मासेस को टारगेट करते हैं, रिटेल्स को टारगेट करते हैं, वहां से इनका ये बड़ा पार्ट है क्लाइंट का। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में कंपनी बिल्कुल एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई को ज्यादा फोकस करना चाह रही है, बिकॉज ये टोटली सेपरेट डिपार्टमेंट बिल्ड कर रहे हैं, एक अलग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं इसको। इसके लिए ये आरएम्स भी हायर कर रहे हैं। तो जैसे आप नुवामा का देखते हो, आनंद राठी का देखते हो कि वो फिजिकल मीटिंग वगैरह करके क्लाइंट का पैसा मैनेज करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करते हैं, सेम एंजल वन करना चाह रहा है अपने वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर। मतलब ये डिजिटल वाला नहीं रहेगा कि आप मासेस को ही कैटर करोगे, जो ऊपर का जो बड़ा पार्ट है, जो ग्रोइंग सेगमेंट है, जो मार्केट साइज 15-16% से बढ़ रहा है, उसको कैटर करने के ऊपर फोकस है एंजल वन का। सो ये भी काफी तेजी से ये आरएम वगैरह इसमें हायर कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर से इसका भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। देन वेल्थ वाले पार्ट में इन्होंने कंटेंट मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी है। अगर आप इनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को ट्रैक करोगे तो कॉन्स्टेंटली कंपनी इस पे एक्टिव है, काफी ज्यादा कंटेंट लगातार पब्लिश कर रहे हैं ये। इसके साथ में अगर हम कंपनी का एक्विजिशन वाला पार्ट देखें, तो एंजल वन का जो फोकस रहता है कि हमको नए क्लाइंट पे फोकस करना है, यूथ पे फोकस करना है, सो दैट जो 25 साल का या 30 साल का जो क्लाइंट है उसके पास अगला 20-30 साल का अर्निंग लाइफ है, और वो ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। तो उस क्लाइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करती है एंजल वन। इसीलिए आप देखोगे कि 58% जो इन्होंने नए क्लाइंट्स एक्वायर करे हैं वो 25 ईयर से कम के एज के हैं। और टोटल अगर आप क्लाइंट बेस भी देखोगे कंपनी का, तो एवरेज एज इनका 30 के आसपास है। प्लस जो नया एक्विजिशन किया इन्होंने सेकंड क्वार्टर में, उसमें 89% इनके टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटली जो अनटच्ड इंडिया है, मतलब मेट्रो और टीयर 1 सिटी के बाहर का जो पार्टिसिपेशन है, रिटेल कस्टमर्स हैं, वहां से कंपनी एक्वायर कर रही है। देन इसके साथ में इनका अगर हम ये ब्रोकिंग रेवेन्यू मिक्स देखें, तो हमने ये बार बार डिस्कस किया है कि डिजिटल ब्रोकर्स कैसे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 71% मार्केट शेयर है टॉप 5 डिजिटल ब्रोकर्स के पास में। अगर हम इंक्रीमेंटल एक्टिव एनएसई क्लाइंट्स की बात करें, टोटल एनएसई एक्टिव क्लाइंट्स की का भी नंबर अगर आप देखोगे तो 65% का मार्केट शेयर है। मतलब वही जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं वो मार्केट शेयर लगातार लूज करते जा रहे हैं, एंड डिजिटल ब्रोकर्स कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। लास्टली ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे पिछले कुछ सालों में जो निफ्टी है और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, उन दोनों का डीकपलिंग हुआ है। मतलब निफ्टी में वोलेटिलिटी ज्यादा होती थी पहले, अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता था तो सडनली हम देखते थे कि मार्केट में वॉल्यूम कम होने लग गया, पार्टिसिपेशन कम होने लग गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी इंटरेस्टिंगली निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा भी हो, इवेंट कैसा भी रहे, लेकिन ट्रेड वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या, इसका क्या मतलब हो रहा है कि सिर्फ निफ्टी को देख करके हम आइडिया नहीं लगा सकते कि कैपिटल मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। हमको इंडिविजुअल बिजनेसेस को देखना पड़ेगा कैपिटल मार्केट में, वहां से हमको क्लियर आइडिया रहेगा कि उनका रेवेन्यू ट्रेंड कैसा रह सकता है। देन रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है, हमने पहले भी बात करी है। जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो 3 साल पहले 18 लाख करोड़ के आसपास की इनकी वैल्यू होती थी लिस्टेड स्पेस के अंदर टोटल होल्डिंग में। आज के टाइम पे वो 36 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, तो डबल हो गया है। तो वही पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इसीलिए आपका वो पार्ट डबल हुआ है। एंड उसके साथ में अगर हम रेवेन्यू वाले पार्ट की बात करें तो 44% की ग्रोथ आई है एंजल वन के टॉप लाइन के अंदर, रेवेन्यू के अंदर। मार्जिन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इंप्रूव हुआ है। इबिट्टा ग्रोथ 43% की रही है, और पैट अगर आप देखोगे तो 39% का ग्रोथ हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है कि अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे एंजल वन का, तो सेल्स ग्रोथ था 74% और प्रॉफिट ग्रोथ था अराउंड 32-33%। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बड़ा था। इस क्वार्टर में वो गैप काफी ज्यादा कम हो गया है। क्यों? बिकॉज मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अदरवाइज अगर ये गैप अगर उतना ही रहता तो उसका मतलब क्या था कि
कंपनी को सेल्स करने के लिए, उस स्पेस पे ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, एंड वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा उस तरीके से। लेकिन ये क्योंकि मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं तो वो गैप जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये भी एक और पॉजिटिव चीज है कि धीरे धीरे पैट ग्रोथ आपका सेल्स ग्रोथ के आसपास आता जा रहा है। देन इनका अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कंसर्न रहा है एंजल वन के साथ में कि सिक्लिकैलिटी का फ्लेवर है, बिकॉज कैपिटल मार्केट के अंदर पूरा बिजनेस है इनका डिपेंडेंट। लेकिन पिछले कुछ टाइम में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ब्रोकिंग से धीरे धीरे कम हुआ है। 69% पहले इनका ब्रोकिंग से रेवेन्यू आता था, आज के टाइम पे 62% आता है। प्लस एफ एंड ओ वाला पार्ट भी अगर आप देखोगे जिसपे सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है, सो पहले वो 85% कंट्रीब्यूट करता था, अब वो 81% करता है। यानी उसका शेयर भी, उसका ट्रेंड भी धीरे धीरे कम हो रहा है, और कंपनी के जो अदर रेवेन्यूज हैं उनका शेयर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये टोटल इनका रिजल्ट वाला पार्ट था। अच्छे नंबर्स आए हैं, अगेन फिर से कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं जो हमने जो दो इंपॉर्टेंट डिस्कस करी थी चीजें, कि एक तो कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट की कैसी कमेंट्री रही, एंड ये जो अभी सिनेरियो है, जो अनसर्टेनिटी थी पहले, अब काफी हद तक क्लियर हुई है, उसका आगे कैसा इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो सबसे पहले तो जो इनका ट्रू टू लेवल वाला जो पार्ट था, उस पे अगेन मैनेजमेंट ने वही क्लैरिफाई किया कि ये जो इन्होंने चेंजेस करे हैं अपने चार्जेस के अंदर, उससे इनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा कि उस 10% के इफेक्ट को ये मिटिगेट कर सकते हैं, टोटली निगेट कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। दूसरा, सेबी ने जो अभी रेगुलेशन निकाला है कि वो उन्होंने लॉट साइजेस बढ़ाए हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरीज कम करी है, उस पे मैनेजमेंट ने ये चीज इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में भी कही थी कि जो इनका एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20-25 सालों में, इन्होंने ये क्लोजली देखा है कि जब भी इस तरीके की चेंजेस होते हैं मार्केट में, जैसे कई बार कुछ टाइम पहले सेबी ने पीक मार्जिन को आई थिंक बढ़ाया या कम किया था, और भी बहुत सारे तरीके के ऐसे रेगुलेटरी चेंजेस किए थे, जिससे एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट में वॉल्यूम घटेगा, लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। 1 साल 2 साल के अंदर वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ गया। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये सारे जो चेंजेस होते हैं, इसका इंटेंट अगर आप देखो तो इंटेंट काफी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में से भी यही चाहता है कि रिटेलर्स जो हैं वो सेफ रहें, स्टेबल रहें, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे। बिकॉज अगर आप पिछला 3-4 साल देखोगे इंडिया कैपिटल मार्केट का, तो हम एक कॉन्स्टेंटली हम एक बुल मार्केट के अंदर हैं। बीच में थोड़े बहुत ऐसे फॉल जरूर हुए थे, कुछ करेक्शंस हुए थे, लेकिन लार्जर एक्सपेक्ट पे अगर हम देखें तो पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली हमारी मार्केट जो है वो बुल रैली के अंदर है। एंड इस बुल रैली में रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, 4-5 गुना बढ़ गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज होता है या कुछ ऐसा बहुत चीजें डिरेल हो जाती है, तो बहुत हाई चांस है कि अगले 3-4 साल जो है वो कैपिटल मार्केट बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है। रिटेलर्स जो हैं वो मतलब काफी काफी दूर रहना पसंद कर सकते हैं कैपिटल मार्केट से। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने इस तरीके का रेगुलेशन लाया है, सो दैट जो पार्टिसिपेशन है उसमें एकदम से फॉल ना हो, और क्लाइंट्स की, इन्वेस्टर्स की लॉन्जेविटी बढ़े मार्केट के अंदर। तो इंटेंशन अच्छा है, एंड कंपनी भी वही कह रही है कि हमने बार बार इस चीज को देखा है कि इसका इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो मैनेजमेंट ने एक तो ये बोला है कि अगर हम नंबर्स टर्म्स में बात करें, तो जहां तक हमको लग रहा है, आइडिया जो हमको लग रहा है, 13 से 14% का इमीडिएट इंपैक्ट हमको पड़ सकता है इस रेगुलेशन की वजह से, जो इन्होंने लॉट साइज वगैरह बढ़ाए हैं या आपका जो एक्सपायरीज वगैरह कम करी है, 13 से 14% का इंपैक्ट पड़ सकता है इनकी इनकम के ऊपर। लेकिन मैनेजमेंट क्या कह रहा है, दूसरी तरफ आपको ये भी देखना होगा कि हमारा क्लाइंट एक्विजिशन किस रेट से बढ़ रहा है। तो कंपनी हर एक क्वार्टर में 15 से 16% से अपना क्लाइंट एक्विजिशन बढ़ा रही है, यानी ईयरली कितना हो गया, 60% के आसपास। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो इमीडिएट इंपैक्ट पड़ेगा 13-14% के अराउंड, वो हमारे क्लाइंट एक्विजिशन क्योंकि इतना हाई है, तो 1 से 2 क्वार्टर में उसको हम इजीली मैनेज कर लेंगे। तो ओवरऑल लेवल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट वैसे नहीं पड़ने वाला। प्लस दूसरा एक और इसके साथ में मैनेजमेंट क्या चीज कह रही है कि इवन दो अगर आप इसको कंसिडर करते भी हो कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता भी है हमारे रेवेन्यू पे, तो आपको इसको इस तरीके से समझना होगा कि हमारा जो ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग मेंटालिटी है, वो इस चीज के लिए प्रिपेयर होता है हमेशा कि अगर मार्केट में इस तरीके की चीजें होती हैं और ट्रेडिंग का कॉस्ट उसका बढ़ता है, तो वो एक्स्ट्रा कैश लेकर के आता है मार्केट में। ऐसा नहीं कि वो ट्रेडिंग करना बिल्कुल बंद कर देगा। एक चीज ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर वो पहले एक महीने में 10 ट्रेड कर रहा था, तो आज के टाइम पे वो 6 या 7 ट्रेड करेगा पर मंथ। लेकिन एनुअल बेसिस पे अगर आप देखोगे, फुल ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे, तो वो बिल्कुल ओवरऑल मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अगर वो मंथली 10 ट्रेड्स कर भी रहा था,
तो भी ऐसा नहीं था कि वो हर महीने 10 ट्रेड करेगा, बिकॉज ज्यादा ट्रेड करने से उसको लॉस होने का चांस भी ज्यादा है, और अगर लॉस ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स वो बीच में इनएक्टिव हो जाता था कई बार। तो फुल ईयर बेसिस पे मैनेजमेंट बोल रही है कि अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ओवरऑल उतना ही वॉल्यूम उतना ही रेवेन्यू हमको आएगा जितना पहले आता था। और उसके साथ में क्योंकि क्लाइंट एक्विजिशन हमारा इतना फास्ट है तो हम इसको काफी काफी इजिली मैनेज कर सकते हैं, निगेट कर सकते हैं। सो ये काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है। एक्चुअली ये चीज इन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी बोला था, बट अब क्योंकि सेबी का वो जो रेगुलेशन है वो आ चुका है, तो एक उस पर क्लैरिटी मिल चुकी है नंबर्स टर्म्स में कि कितना ओवरऑल इंपैक्ट पड़ सकता है एंड कंपनी उसको किस तरीके से मैनेज कर सकती है। तो यहां पे अगर अब हम बात करें तो वही पॉइंट आता है कि ग्रोथ कांस्टेंट है कंपनी की, लगातार मार्केट शेयर ये गेन करते चले जा रहे हैं, एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव आई है सेकंड क्वार्टर के बाद में भी बाद भी। तो अब यहां से हाईली चांस लगता है कि कंपनी का जो ग्रोथ ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। हमने सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में बात किया था कि जब भी इस तरीके के बिजनेसेस में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है या आपको लगता है कि बिजनेस अच्छा कर रहा है बट फ्यूचर में क्या रहेगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उस पर क्लैरिटी नहीं है। सो पर्सनली मेरा ऐसा व्यू रहता है कि आप ऐसे बिजनेसेस में एलोकेशन कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बिजनेस आपके पोर्टफोलियो में टॉप 4 टॉप 5 में आता है होल्डिंग्स में, तो आप उसमें से एलोकेशन कम कर सकते हो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती उसके फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर के, फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर के। एंड वो कैपिटल ऑफ कोर्स हम यूज कर सकते हैं बाकी बेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस के अंदर जहां पे क्लैरिटी ज्यादा है, आउटलुक थोड़ा सा अच्छा है, सो वहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड अब अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से क्लैरिटी आ चुकी है एंजल वन की। मैनेजमेंट अगेन दोबारा कॉन्फिडेंट होके उस चीज को रीइटरेट कर रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो काफी कॉन्फिडेंट है ग्रोथ को लेकर के, एंड इवन शॉर्ट टर्म में भी कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अपने बिजनेसेस को, बिकॉज बहुत सारे लीवर्स उनके पास अवेलेबल हैं उसको यूज करने के लिए। तो गाइडेंस पॉजिटिव है। एंड यहां से अगर अब हम डील की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एंजल वन का अगर आप ग्रोथ का नंबर देखोगे, रेवेन्यू का नंबर देखोगे, सो ये जो फर्स्ट हाफ हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर का FY25 का, ऑलरेडी कंपनी ने अराउंड 2900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट कर दिया अपने फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 के अंदर। पिछले पूरे साल में कंपनी का रेवेन्यू था 4200 करोड़, तो मतलब मोटा मोटा 70% रेवेन्यू कंपनी ने फर्स्ट हाफ में कंप्लीट कर दिया है। प्रॉफिट की बात करें तो ऑल्दो इनका प्रॉफिट इंपैक्ट हुआ था, मार्जिन इंपैक्ट हुए थे, लेकिन स्टिल FY24 के एनुअल प्रॉफिट के कंपैरिजन में कंपनी ने ऑलरेडी 70% के आसपास का प्रॉफिट भी अचीव कर लिया है। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों कंपनी ने 70% ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है पिछले पूरे साल का। एंड यहां से अगले 2 क्वार्टर में अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं, स्टिल बहुत हाई चांस है कि कंपनी का पैट जो है एनुअल बेसिस पे वो अराउंड 14-1500 करोड़ के आसपास आना चाहिए, अगर बहुत अच्छा दोनों क्वार्टर्स नहीं आते हैं उसके बाद भी। अगर 14-1500 करोड़ का पैट आता है कंपनी का FY25 के अंदर, तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे इस स्टॉक का तो स्टिल 20-18 के बीच में इसका फॉरवर्ड पी निकल करके आता है। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर गेन करता चला जा रहा है। इंडिया में ब्रोकर्स में टॉप 2 पे आता है ये इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट बेस, मतलब इंक्रीमेंटल NSE एक्टिव क्लाइंट बेस की अगर हम बात करें तो। एंड उसके साथ में 40-50% का ग्रोथ रेट है। वो स्टॉक अराउंड 18-20 के फॉरवर्ड पीई पे नजर आ रहा है करंट लेवल्स के ऊपर। सो बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। यस ऑफकोर्स 18-20% का रैली आया है स्टॉक के अंदर, लेकिन यहां से भी अगर हम आगे का स्कोप देखें तो बहुत सॉलिड स्कोप नजर आता है, क्योंकि काफी सारी चीजों पे क्लैरिटी मिल चुकी है, ग्रोथ ट्रेंड काफी अच्छा है, एंड वही फॉरवर्ड पी अगर हम देखें तो बहुत लुक्रेटिव लगता है। बहुत हाई चांस है कि री रेटिंग यहां से होनी चाहिए स्टॉक की, कंटिन्यू रहनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे ये जो ट्रू टू लेबल हुआ है, जो उन्होंने प्राइसेस बढ़ाए हैं, उसका कस्टमर्स पे किस तरीके का इंपैक्ट पड़ता है आने वाले क्वार्टर्स में, किस लेवल तक कंपनी उस रेवेन्यू के इंपैक्ट को मिटिगेट कर पाती है आने वाले क्वार्टर्स में, वो जरूर हमको ट्रैक करना है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो काफी चीजें क्लियर लग रही हैं, बिजनेस अच्छा लग रहा है, एंड वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक काफी लुक्रेटिव लग रहा है करंट लेवल्स के ऊपर। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। इसका कॉन कॉल जो है वो भी हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि और किन किन चीजों पे उन्होंने बात करी है, ग्रोथ का कैसा गाइडेंस दिया है नए बिजनेसेस के लिए आने वाले सालों में, वो सारी चीजें भी कवर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।